जय हिंद। जीनियस कैरियर पॉइंट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन का महासंग्राम है और महासंग्राम में आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो आज पूरे क्लास में आप बने रहे, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर आज समाप्त करेंगे और प्रकाश के परावर्तन जितने सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आज उस सभी प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो ये क्लास 6 घंटा का ऑफलाइन का है, लेकिन 6 घंटा संभव नहीं है, इसलिए हम कम समय में आपको बेहतरीन समझाने का प्रयास किया हूं। एक कहावत आपको हम बताते हैं कि जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं, जिम्मेदारियों में जाग रहे थे, जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम हो जाता। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम हो जाता। कभी आंखें बंद भी हो गई, कभी आंखें बंद भी हो गई तो हमारा हौसला भाग रहे कि प्रकाश क्या है। हम प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट, अपरावर्तन का होता है रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश हम किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रकाश का देन है जिससे हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब वस्तु को देखने की अनुभूति जो होती है वो हमें प्रकाश से प्राप्त होती है। तो यहां से आपको एक बात समझना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर के बारे में बताइए ना कि प्रकाश क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। अब परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन के लिए आपको एक उदाहरण देखना है। यहाँ पे परावर्तन के लिए एक उदाहरण क्या देखना है आपको। जैसे मान लिया जाए कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होता है ये विकेट है और यहां दूसरा विकेट होता है, यहां पे होता है बैट, ये बैट, और यहां पे ये बल्ला बॉल। यहां से कोई आदमी बिकता है, ये विकेट के ऊपर से कोई आदमी क्या कर रहा है? बिक रहा है। इसको बना देते हैं मुंह, थोड़ा ओठ उठ भी सब लाले हो गया, लिपस्टिक लगवा दिए की बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से ये बाकी टांग इसे बना देते हैं सीधा सीधा यहां से। अच्छा हाथ से तो रहना चाहिए भाई, हाथ से तो बॉल बिक गई। जब यहां से ये हाथ से बॉल बिकता है तो ट्रांजेक्शन यहां होता है और ये बल्ले से टकरा करके बॉल ऊपर की ओर भागता है। या तो हम लोग देखते थे कभी कभी कि दीवार में बॉल को फेंकते थे, तो दीवार जैसे यहां से हम बॉल को दीवार में फेंके तो क्या होता था कि दीवार से टकरा करके पुनः वापस मेरे पास चला आता था। जैसे बचपन में लोग खेलते थे ना कि कोई नहीं रहता था लोकने के लिए, तो क्या करते थे, बॉल लेते थे, अब बॉल लेकर के दीवार पे बार बार हम लोग बिकते थे। तो दीवार पर जब बार बार बिकते थे उसके दौरान क्या होता था कि बॉल लौट करके और पुनः मेरे पास आ जाता था। वहां पर एक चीज और ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखेंगे क्या होता है। तो वहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि हम बॉल के बिकते हैं, अगर हम बॉल के सीधा बिकते हैं तो एकदम सीधा मेरे हाथ में आ जाता है। अगर बॉल के हम ऐसे तिरछा बिकते हैं तो ऐसे तिरछा सीधा ऊपर की ओर निकल जाता है। लेकिन बॉल के यदि हम इधर से एंगल से ऐसे तिरछा बिकते हैं, इधर से ऐसे बिकते हैं तो बॉल इधर की ओर भागता है। अगर हम यहाँ से इधर बिकते हैं तो बॉल इधर की ओर भागता है। अगर सीधा बिकते हैं तो सीधा उसी हाथ में चला आता है। तो यहां से जैसे ही बॉल आता है, ठीक है, जैसे बिगे और टकरा करके मेरे पास आया तो उसको बोलते हैं परावर्तन। टकरा करके लौटने को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अगर उसी जगह पे बॉल टकरा करके लौट रहा है तो बॉल का परावर्तन, लाइट टकरा करके लौट रहा है तो लाइट का परावर्तन, जैसे प्रकाश टकरा करके लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर के नाम था आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आपको यह देखना है कि हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटने को, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटने को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है
कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश देखिए एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो आपको एकदम शॉर्ट डिफिनेशन पूछा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और साथ में आपको जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश के देन है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट है, लाइट यहाँ से जल रहा है। अब लाइट यहाँ से जल रही है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये लाइट सबसे पहले वस्तु पर आकर के जाती है, टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आंखों पे आती है। किस पे आती है? आंखों पे आकर मिलती है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी हम ये जो बोर्ड को देख रहे हैं, किसके वजह से? तो पहले देखिए लाइट आ रहा है, और लाइट आकर के पहले इस पे टकरा रहा है, उसके बाद हमारी आंखों पे टकरा रहा है, तब हम इसको देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए हमको किसकी सहायता चाहिए? प्रकाश की सहायता चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होता तो दुनिया जो था अंधेरा ही अंधेरा रहता, ठीक है। बिना प्रकाश के जिंदगी संभव नहीं है, बिना लाइट का जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार से जिंदगी में श्वास के बिना जीवन संभव नहीं है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रकाश के बिना भी जीवन संभव नहीं। हमारे जिंदगी में उजाला हर पल होना चाहिए, ठीक है। और देखिए जिंदगी में प्रकाश दो प्रकार के होते हैं भाई, एक तो रियल लाइट होता है और एक सपने का लाइट होता है, ठीक है। हम लोग के जिंदगी में भी उजाला आते रहना चाहिए। उजाला कहां से आएगा? तो हम लोग जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई करके जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से हमारे जिंदगी में एक नई उजाला आएगा। उजाला दो प्रकार के, एक यहाँ पे बताएंगे जिसको आप देखिएगा कि उजाला क्या है, और दूसरा उजाला ये होता है कि जब आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा नंबर लेके चलाएंगे, तो उसका जो उजाला है वो अलग, वो दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है। कुछ उजाला दिखाई नहीं देते, कुछ उजाला अनुभव किया जाता है, ठीक है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं कि हवा चल रही है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका नेक्स्ट में कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। हम प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं आखिर? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश आती है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के मतलब तो जानवे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन स्रोत के मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। स्रोत के मतलब ये होता है जहां से जो चीजें आती है उसको बोलते हैं स्रोत। जो चीजें जहां से आती है उसको बोलते हैं स्रोत। यदि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई के दौरान बाबू हमारे पैसा कहीं से आ रहा होगा, तो पैसा यदि माता पिता से आ रहा है तो हमारा पैसा का जो स्रोत है माता पिता है। अगर माता पिता के पास भी पैसा कहीं दूसरा जगह से आ रहा है, काम करने से मिल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं या और कोई किया हुआ है, तो उनका पैसा का स्रोत वो दुकान है, और वहां से स्रोत। देखिए तो जो चीजें जहां से आती है उसको बोलते हैं हम स्रोत। जो चीजें जहां से आती है उसको क्या बोलते हैं? स्रोत। तो हम प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जहां से प्रकाश आती है, जहां से प्रकाश आती है उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वही कह रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम सब इजी भाषा में, कोई भी आपको हार्ड भाषा नहीं मिलेगा। इन्हें प्रकाश के स्रोत का डेफिनेशन हम लॉन्ग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको वही डेफिनेशन याद रखना है जो जिंदगी में उपयोग भी हो सके। ऐसा नहीं किताबी भाषा हम लोग पढ़ लेंगे तो आने वाला समय में भी दिक्कतें उत्पन्न होते रहेगा। तो आपको स्रोत के मतलब याद रखना है कि स्रोत के मतलब आने वाला होता है। अगर प्रकाश स्रोत कहा तो भाई प्रकाश जहां से आती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक स्रोत, एक होती है मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश स्रोत कै प्रकार की होती है? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या कहते हैं? जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि। सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है गॉड गिफ्ट है, यह प्राकृतिक का देन है। तारे से जो लाइट आते हैं वो प्राकृतिक के देन है। जो सूर्य से लाइट आते हैं वो प्राकृतिक के देन है, हम लोग उसे नहीं बनाए हैं। जो प्राकृतिक है, गॉड गिफ्ट है, उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक स्रोत। और जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे मान ली कि लालटेन, हम लोग लालटेन के जलाते हैं तो वहां से भी प्रकाश आती है, लेकिन ये कौन सा प्रकाश स्रोत है? मानव निर्मित स्रोत। जिस देखिए प्रकाश आ रहा है, अगर उसे मानव बनाया, अगर प्रकाश आपको मिल रहा है, प्रकाश दो जगह से मिलती है, एक प्राकृतिक स्रोत हमारा है
प्रकृति, जैसे दिन में जो आप लाइट चारों तरफ देखते हैं ये प्राकृतिक के देन है। दिन वाला लाइट किसका देन है? प्राकृतिक के। लेकिन रात के जो लाइटें जलती है बाबू वो चंद्रमा का देन है, वो भी प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन घर में जो हमारी लाइटें जलती है, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब मानव निर्मित स्रोत। देखिए यहाँ जैसे बहुत सारे लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ जो बहुत सारे लाइट लगा हुआ है ये मानव निर्मित लाइट है। अगर पूछेंगे बताइए कि जो ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ये ट्यूबलाइट जो है कौन? मानव निर्मित स्रोत है। कौन सा? मानव निर्मित है। जो हैलोजन है यहाँ का मानव निर्मित है। या डिजिटल बोर्ड से जो लाइट आ रही है बाहर, ये भी क्या है? मानव निर्मित है। लेकिन जो सुबह में होती है, जैसे मान ली कि बाहर हम लोग निकलते हैं अपने कमरे से, और कमरे से निकलने के बाद सूरज की जो रोशनी आ रही है, वो जो लाइट है वो क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या चीज? प्राकृतिक स्रोत, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि आ जाते हैं। और एक होता है मानव निर्मित स्रोत, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब आ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या है आपको? एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। हम प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, जलती मोमबत्ती, जलती लालटेन, जलती बल्ब, ये सब क्या हो गए? ये सब प्रदीप्त वस्तु हो गए। प्रदीप्त वस्तु के मतलब लुमिनियस, ठीक है। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश निकल रही है। जैसे मान ली कभी डिजिटल बोर्ड से प्रकाश निकल रही है, तो ये डिजिटल बोर्ड जो हो गया वह प्रदीप्त वस्तु हो गया। क्या हो गया? जिससे प्रकाश निकल रही है। जिससे प्रकाश निकल रही है वो प्रदीप्त वस्तु होता है। वस्तु दो प्रकार के होता है, एगो प्रदीप्त, एगो अप्रदीप्त। जैसे मान लीजिए डिजिटल बोर्ड का जो मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर से लाइट नहीं निकल रही है, तो ये हो गया अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रही, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहे, उसको क्या कहते हैं हम? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, जैसे मान लीजिए उदाहरण आप लाइट देखिए डिजिटल का, जिससे प्रकाश बाहर निकल रही है, तो इससे प्रकाश बाहर निकल रही है, तो ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु को उदाहरण आपसे पूछा जाएगा बाबू, तब क्या बनाएंगे? सूर्य, तारा, चंद्रमा। अरे जिससे लाइट निकल रहा है, जिससे बाबू लाइट निकल रहा है वो क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु। जिससे लाइटें नहीं निकल रही है उसको बोलते हैं हम अप्रदीप्त वस्तु। तो आप डिफिनेशन भी याद रख सकते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्रदीप्त वस्तु, और वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है या नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे आ जाता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है आप इसके बारे में समझेंगे। तो प्रकाश जो है वह प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश के जो चाल होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड की हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाबू बड़े आसान से समझो, यहाँ पे नॉर्मिकल के जैसा आपको फंसा देगा। ये बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? हम लोग के याद रहता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख में कितना जीरो होता है बाबू? 5 जीरो होता है। कहाँ दाएं सैकड़ा, हजार, 10 लाख हो गया ना, 3 लाख लिख दिए। अब बताइए कि किलोमीटर में है, ये क्या में है? किलोमीटर में। अब 1 सेकेंड में इतना चलता है। अगर हम मीटर पर सेकेंड में आपको बदलने के लिए कह दे तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप बोलिए? क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो कितना से? 1000 से गुना करते हैं। भाई पूछे कि रुपया से पैसा बदलना है तो आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। रुपया से पैसा बदलने के लिए 100 से, पैसा से रुपया बदलने के लिए 100 से भागा दोगे। तो हम किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में, तो इसको लिए कितना से गुना करते हैं? 1000 से। अब देखिए कितना जीरो हो गया, आप देखिए 8 जीरो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 से पर 8 लिख दिए। अब मीटर में है। अब पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? प्रति सेकेंड। तो यही बोल देते हैं हम कि आपको पूछ दे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड बताएंगे। जो प्रकाश जो चलता है बाबू अलग अलग माध्यम में उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो माध्यम तो बड़ी अलग अलग होता है। जैसे मान ले कि एगो पक्की सड़क हो गया, एगो कच्ची सड़क हो गया और एगो कीचड़ हो गया। हम पक्की सड़क पे आ रहे हैं, मान लीजिए 40 का स्पीड में, तो कच्ची सड़क पे हमारा स्पीड कम जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएंगे हम 30 पे। कीचड़ आएगा तो 10-12 पे चले आएंगे हम, क्योंकि थोड़ी ना है कि आ रहे हैं हम पक्की पे एकदम कितना का स्पीड से, 40 का स्पीड से, और कीचड़ों में 40 का स्पीड से चलेंगे, ऑटोमेटिक चाल क्या हो जाएगी, कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि घर्षण ज्यादा होगा। कमती क्यों, इसका भी रीजन जानिए। क्योंकि पक्की सड़क पर चलना ज्यादा स्पीड संभव है, जबकि कच्ची सड़क पर स्पीड ज्यादा चलना संभव नहीं है। आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो कीचड़ में आप ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं भाई। अगर मान लिया जाए कि गिट्टी ढेर सारा रहे तो उसमें आप ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं। बालू में आप गाड़ी ज्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं। लेकिन वहीं पिच की सड़क रहे, ढलैया की वो सड़क रहे, फाइबर ब्लॉक की सड़क रहे, तो उसपे आप गाड़ी को एकदम 60, 70, 80, 90 का स्पीड में चला देते हैं। उसका वजह क्या है? क्योंकि पक्की सड़क में घर्षण कम होता है। चक्का जो चलती घूमती नाचती है ना, तो घर्षण क्या होता है, कम होता है। जैसे मान ले कि टाइल्स देखो, टाइल्स पे आदमी ज्यादा स्पीड चलेगा। और छोटा छोटा बच्चन वाला गाड़ी जो रहता है बाबू, नहीं होता है कि जन्म लिया तो अगर नए नए बेटा बेटी जन्म लिया ना, तो तुरंत में पहले को अथी खरीद के लाता है आदमी, क्या बोलते हैं, 5 महीना में भूल लावेगा कि बेटा जल्दी भूल जाए, बेटी जल्दी भूल जाए, एकदम नए नए होगा तब। ठीक है, जब 10-12 हो गया तो कहवे मत करो। 10-12 में तो पार ही नहीं लगेगा, वो तो कापड़े नहीं पार लगेगा, तो झूला गाड़ी मोटर कहाँ से वाले खरीदेगा। 1-2 जो रहेगा ना तो पूरा और एकदम सेवा करेगा। लेकिन वही 10-12 हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होता है कि घर में जब वो छोटा छोटा गाड़ी आता है ना, बचपन वाला, तो घर में तो टाइल्स लगल होता है और रोडवा पे रहता है ऐसा ही ढलैया किया हुआ आगे घर के। ये सब घर में टाइल्स तो नहीं होता है। तो क्या होता है कि हम लोग टाइल्स पे जब गाड़ी को हम लोग बढ़ाते हैं तो एकदम पन्ना होता है टाइल्स, एकदम उसमें घर्षण कम होता है, तो एकदम हल्का सा इसे धकेल दीजिए तो एकदम पूरा बुतरू अपने से धकला जाएगा। लेकिन वही अगर चलाते हैं हम रोड पे तो उससे नहीं चलेगा। अगर उसको कीचड़ में लेकर चल जाए तो एको चक्का एको डेग उसका नहीं बढ़ेगा। तो ये घर्षण की वजह से, घर्षण जितना कम होगा स्पीड उतना ज्यादा होगा, और घर्षण जितना कम होगा स्पीड उतना ज्यादा होगा। घर्षण जितना ज्यादा होगा स्पीड उतना ही क्या होगी, कम होगी। तो घर्षण क्या करता है, चाल को धीमी करती है। घर्षण के काम क्या है, चाल को नहीं समझ में आवे तो 2 प्रकार के दीवार लो, एगो पुट्टी के दीवार लो, और एगो एकदम छपैया के दीवार लो, और एगो बिना छपैया किया हुआ दीवार लो। 3 गो आपके पास दीवार हर घर में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जाइए सबसे पहले किसी का घर देखिए पुट्टी किया हुआ है, तो आप पुट्टी किया हुआ दीवार के पास जाइए और ऐसे करके घर्षण कीजिए। देखिए जैसे मान ले जाए हम पुट्टी किए हुए दीवार के ऊपर जाते हैं और इस प्रकार से हम घर्षण करते हैं, ऐसे करके रगड़ते हैं उसमें हम। ठीक है, जब घर्षण करते हैं तो स्पीड हाथ का थोड़ा तेज होगा, लेकिन जैसे ही हम आते हैं उसे छपैया किया हुआ खाली, तो स्पीड थोड़ा सा कम होगा। और ईटा में तो आगे बढ़ाएंगे तो बढ़वे नहीं करेगा, पूरा खरचोड़ उचोड़ देगा इसी का, एकदम पूरा चमड़े उमड़े निकाल देगा बाहर, जहाँ कस के रगड़ दिए इसे करके। तो ये हिसाब से आपको क्या होता है, आपको इतना समझना है कि प्रकाश की चाल में भी घर्षण रुकावट करती। कौन सा घर्षण रुकावट करती है ये समझिए। तो जैसे मान लिया जाए सबसे पहले एक माध्यम होता है निर्वात, उसके बाद थोड़ा आते हैं हवा, उसके बाद आते हैं आपको जल, उसके बाद आते हैं कांच, उसके बाद बहुत सारे माध्यम है बाबू। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि हवा में 2,75,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे आते हैं जल में, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कांच में आते हैं तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपको देखिए अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में पूछेगा बाबू कि निर्वात में बताइए कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलेगा सर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लेकिन वही निर्वात से हवा में आते हैं तो देखिए हवा में क्या होता है, जल कण ये सब होते हैं, धूल कण होते हैं, तो प्रकाश को रोक करके लाने देता है, तो इसकी चाल थोड़ा कम जाती है। जल में आता है तो जलकण जो होते हैं वो प्रकाश के और धीमा कर देते हैं। कांच में आता है तो कांच के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के और धीमा कर देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है
वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग हिसाब से आपसे पूछता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमेशा एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल निम्न है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल निम्न है, तो किसमें सबसे कम है? कांच में। और कभी कभी पूछता है कि प्रकाश की चाल तीव्र गति से किसमें चलती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल तीव्र गति से किसमें चलती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? न्यूनतम किसमें होती है? कांच में। कांच में बड़ी कम स्पीड से चलती है, जबकि निर्वात में बहुत ज्यादा स्पीड से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ देता है आपको कि बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। ये पानी उनी का ज्यादा वर्णन नहीं करता, हवा हुआ का ज्यादा वर्णन नहीं रहता ऑब्जेक्टिव में। ऐसे या आप देख लेंगे एक बार इसको। तो यहाँ हम लोग क्या चल रहे थे कि प्रकाश के गुण, तो यही बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में, नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलता है। अब टॉर्च यहाँ से मारी ना तो सीधे एकदम जाएगा डायरेक्ट, ऐसे थोड़ी नहीं टॉर्च मारिए तो ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएंगे सपन नियन, ऐसे हो सकता है? नहीं ना होगा। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहां से आएंगे तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि बताइए प्रकाश के गुण को लिखिए, तो ये सभी प्रकाश के आप गुण को लिख देंगे। आगे है प्रकाश के किरण किसको कहते हैं बाबू? प्रकाश के किरण किसको कहते हैं? जैसे टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में बहुत सारे किरण होता है। जब टॉर्च आप जलाते हैं तो टॉर्च में बहुत सारे किरण होते हैं। तो आपको समझना है कि प्रकाश के हम किरण किसको कहते हैं। प्रकाश के किरण क्या होती है? तो वही कह रहा है कि जिस सरल पथ पर प्रकाश चलती है, जिस सरल पथ पे प्रकाश चलती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। जिस पर प्रकाश क्या करती है? सरल पथ पे चलती है। जिस पे प्रकाश, जैसे क्या, जिस सरल पथ पे प्रकाश चलती है उसको हम प्रकाश के क्या कहते हैं? किरण। जैसे टॉर्च से आप देखते होंगे तो टॉर्च में आप ये देखते हैं बाबू कि एक जैसे यहाँ टॉर्च जल रहा है, यहाँ से टॉर्च जल रहा है, तो आप ये ध्यान देंगे यहाँ से जो लाइट निकलती है इस टाइप से निकलती है लाइट, ऐसे से निकलती है, बहुत सारा निकलती है। तो इसमें से हम एक किरण को लेंगे, ऐसे बहुत सारे किरण आपको लाइट में निकलती है, लाइट से इधर उधर से इस प्रकार से बहुत सारे किरण निकलती है। तो एक हम किरण को यहाँ पे लेते हैं। देखिए एक किरण को, यहां से एक किरण, इसमें से कलर को चेंज कर देते हैं। देखिए एक जो आपको पिंक कलर दे रहा है उसको किरण कहते हैं। जैसे ये तो बहुत सारे किरण हो गया, ये तो बहुत सारे किरण हो गए, लेकिन इसमें एगो पिंक दिखाई दे रहा है, एक किरण हो गया। तो हम एक किरण किसे कहते हैं, या प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरण देखो जिस सरल पथ पर प्रकाश चलती है उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। आए समझ में वहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज, हम किरण क्यों पुंज किसको कहते हैं? किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए किरण के बहुत सारे समूह है और इस समूह को क्या कहते हैं? हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण। पूछेगा कि प्रकाश के किरण के समूह किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। एक हो गया सबसे पहले अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। अब बाकी हम समझेंगे इसमें कि अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। ये सभी का आपका डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हम अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज हम किसे कहते हैं इसे देखना है। अपसारी, ठीक है, अपसारी का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के किरण
पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी। जैसे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके क्या हुआ? चारों तरफ फैल गया। चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया। एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ क्या हो गया? फैल गया। उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे मान ले जाए टॉर्च होता और ये टॉर्च को हम जलाते बाबू, इसका किरण चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता। तो चारों तरफ फैल गया तो उस किरण को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। टॉर्च भी देखो ना 3 प्रकार की होती है। अब आगे समझना है समांतर किरण पुंज हम किसे कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है? किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। एक दूसरे के देखिए क्या है? समांतर है। एक दूसरे के क्या है साहब? समांतर है। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेजर लाइट। लेजर लाइट पहले बहुत बचपन में आता था लेजर लाइट वाला सिस्टम। लेजर लाइट ने एकदम छोटा टॉर्च होता था, इतना देखो, इतना बड़ा एकदम होता था। ठीक है। उसमें लाल, पीला, हरा, ब्लू, ज्यादातर लाल मिलता था उसका कलर। ठीक है। और एक के छत पर से मारिए से दूसर का के छतों पर एकदम ऐसे कर करके सबके परेशान कर दीजिए। खास करके बूढ़ा सुतल रहे ना तो आखिए पर मार दीजिए तो पकड़ेगा कि देखिए ना कोची आ गया है। तो पहले वो सब बूढ़ा जानता नहीं था, तो पकड़ के चेक करे के प्रयास करता था, तो वो पकड़े नहीं करता था लाइटवा, वो मारे और से चल जाए। तो जितना छोटा यहाँ रहे ना उतने छोटा तक बने। और इसके कारण से ना किधर से लाइट आता है बतिया पते नहीं चलता था। ऐसे ऐसे मार के एक बार झड़काल दे, अब किधर से लाइट आया वो पता नहीं चलता था। तो लेजर लाइट से जो किरणें निकलती है वो कौन सा निकलती है? समांतर किरण पुंज। और हमारी जो टॉर्च से लाइट निकलती है वो अपसारी किरण पुंज। हमारी टॉर्च से जो लाइट निकलती है कैसा? अपसारी। देखते हैं वो छोटका बॉल रहता है और ऐसे चारों तरफ लाइट फैल जाता है, वो अपसारी। और जो लेजर लाइट से निकलती है वो कौन सा? समांतर। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? इस प्रकार के किरण पुंज को प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है? मिल रहा है। इधर से देखिए भी लाइट आ रहा है, यहाँ मिल रहा है। इधर से भी लाइट आके यहाँ मिल रहा है। इधर से भी लाइट आके यहाँ मिल रहा है। नहीं देखते हैं पुलिस को 10 दिन टॉर्च लेके खड़ा हो जाएगा, अब एक ही बार एक ही जगह मार देगा जहां पकड़ना है आदमी के। तो चारों तरफ से लाइट एक ही जगह आके मिल गया तो आप बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब तीनों के देखिए, एक जगह से लाइट निकला चारों तरफ फैल गया, अपसारी। क्या होता है? आप और सारी, यहां समझना, ए से अर्थ निकलेगा अपसारी। और एक होता है समांतर और एक होता है अभिसारी। तो आगे आपको लाइट के बारे में यह समझना है और नींद नहीं लेना है, पूरा देखना है यहाँ पे। समझ गए ना? इन्हें कि जब तक इधर उधर बता रहे हैं तब तक सो रहे हैं आराम से। तो आपको जो वस्तु होती है वो 3 प्रकार की होती है। प्रकाश के आर पार के हिसाब से वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। एक के नाम है प्रादर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी। प्रादर्शी में क्या होता है? प्रादर्शी। प्रादर्शी का मतलब प्रकाश आर पार हो जाए। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसको प्रादर्शी बोलते हैं। जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में, मतलब छोटी मात्रा में, पूरा नहीं जाए, पार हुए लेकिन कम हुए, उसको क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। और जिससे प्रकाश पार ही नहीं हुए उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो वस्तु 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पार करने के हिसाब से वस्तु 3 प्रकार की होती है बाबू। पहला आप समझो कि हम कांच का एक टुकड़ा ले लिए और कांच के टुकड़ा लेने के बाद क्या करें? हम लाइट मारे तो लाइट जो है से पूरा आर पार हो गया। कांच का टुकड़ा लिए तो लाइट क्या हो गया? आर पार हो गया। तो ये जो कांच का जो टुकड़ा है वो क्या हो गया? प्रादर्शी पदार्थ। पानी लिए, पानी में लाइट मारे, हवा में लाइट मारे, आर पार हो गया। तो ये सब क्या हो गया? प्रादर्शी पदार्थ। लेकिन मान लीजिए कि तेल से भींगा हुआ एक कागज ले लें और उसमें हम लाइट मारे तो कुछ कागज रोक देगा लाइट को, कुछ लाइट को जाने देगा, पूरा इंजोला नहीं होने देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रादर्शी। जैसे आप हैलोजन देख रहे हैं तो हैलोजन में कांच लगा हुआ आगे, तो लाइट कोई रुक नहीं रहा। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि हम पेज लगा देते, पेज कबाड़ते कॉपी से, अब पेज कबाड़ करके लाइट में लगा देते तो यहाँ इतना लाइट नहीं आता। ठीक है।
तो कागज जो है, वो कागज का जो टुकड़ा होता है वो किस में आता है? प्रभासी पदार्थ में आता है। किस में आता है? प्रभासी। जबकि कांच जो होता है किस में आता है? पारदर्शी में। आपको पूछेगा कि हवा क्या है, तो बोलिएगा कि पारदर्शी है। पानी क्या है? पारदर्शी है। कांच क्या है? पारदर्शी है। लेकिन वहीं पे आपसे पूछेगा कि प्रभासी पदार्थ के नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, ये सब क्या है? प्रभासी। और जो प्रकाश के आर पार नहीं होने, जैसे दीवार, लकड़ी, लोहा, ये सब प्रकाश को आर पार नहीं होने देगा, उसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए इधर से हम लाइट मारेंगे तो डिजिटल बोर्ड के उस साइड लाइट नहीं जाएगा, तो ये डिजिटल बोर्ड पूरा जो हो गया वो क्या हो गया? पारदर्शी। लेकिन इसमें एक कांच लगा, वो जो पीछे चीज लाइट जो जल रही है वो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइट यहाँ तक आ जा रही है इसको, तो इसको इसमें जो कांच ऊपर प्रयोग किया वो कांच क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। अब आते हैं चैप्टर पे, हम लोग आते हैं, ये तो चैप्टर से बाहर था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हम प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम बताए थे कि प्रकाश एक वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाए, प्रकाश एक वस्तु से टकराकर वापस लौट जाए, उस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश से क्या कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा करके लौटने को हम प्रकाश से क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे मान लिया जाए कोई एक हम समतल दर्पण ले लेते हैं और समतल दर्पण पे लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ टकरा करके वापस चली जा रही है, यहाँ से आ रही है टकरा करके वापस लौट जा रही है। और देखिए प्रकाश लौटने के दौरान यहाँ पर एक हम रेखा बनाते हैं, उस रेखा का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? हाँ, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच जो हम लाइनिंग खींचते हैं, जो हम बांट देते हैं कि यहाँ की इधर देखो परावर्तित किरण है, यहाँ की इधर जो है आपतित किरण है, तो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच के भाग को हम अभिलंब कहते हैं। ये जो रेखा हम बांट देते हैं ये क्या होता है? अभिलंब। जैसे मान लिया कि भारत और पाकिस्तान जब रहता है बाबू, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर दिया जाता है कि तुम भारत को हो और तुम पाकिस्तान को हो, मतलब तुम आपतित किरण हो और तुम परिवर्तित किरण। यहाँ की इधर आपतित किरण, इधर यहाँ की इधर परिवर्तित किरण, और जिस बिंदु से टकरा करके जा रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकरा करके जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ से ये समझना है आपको कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के जो कोण बनता है वो बनता है आपतन कोण। कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है, आपतन कोण। और अभिलंब और परिवर्तन के बीच जो कोण बनता है वो बनता है परावर्तन कोण या परिवर्तन कोण बनता है। अच्छा, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ तक क्लियर है? आपको आगे देखना है यहाँ पे कि हम आपतित किरण किसे कहते हैं। हम आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए सतह पर जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं? टकरा करके लौट रही, उसको क्या कहते हैं हम? परिवर्तित किरण। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से क्या होती है? टकराती है, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे आपको फिर से समझना है जैसे मान लिया जाए, देख रहे हैं ये कोई वस्तु हो गया और यहाँ से लाइट आई और आने वाला लाइट को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से टकरा करके पुनः वापस लौट गया तो वापस लौटने के बोलते हैं हम परावर्तित। लौटने को क्या बोलते हैं? और जहां पे आकर के टकराया था जिस वस्तु, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। और इसके बीच एक अभिलंब है, दोनों को अभिलंब बांट दिया, इसके बीच जो किरण बना वो आपतित किरण जिसको आई से बोलते हैं, और इसके बीच जो कोण बना परिवर्तित किरण जिसको हम आर से दर्शाते
है, आपतित किरण बराबर परिवर्तन, आपतन कोण बराबर क्या चीज, ये दोनों कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि परिवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में चलकर आपतन किरण सतह से आती है उस माध्यम में लौट गई उसको क्या बोलते हैं, परिवर्तन किरण। मतलब जिस माध्यम से आया प्रकाश और उसी माध्यम में लौट गया, टकरा कर क्या हुआ, लौट गया। जैसे मान लीजिए कि दीवार पे हम बॉल को बिकते हैं, तो बिगने के दौरान जो बॉल जाकर के जो बिगे वो क्या कहलाया, आपतित, मतलब उजाड़ है अभी, ठीक है। और जहां पे जाकर के टकराया वो दीवार क्या कहलाया, आपतन बिंदु, और बॉल वहां से लौटा तो लौटे वाला बॉल क्या कहलाया, परिवर्तित कहलाया। तो उसी प्रकार लाइट यहाँ से मारे तो गया जो लाइट, यहाँ से सीधा लाइट गया तो ये हो गया आपतन किरण। और जहां पे गिया टकराया, जहां पे जाकर, जैसे मान ली वस्तु रहता बाबू, यहाँ से लाइट आती और यहाँ से टकराती, और टकराने के बाद क्या होता, ये पुनः वापस लौट जाता, जहां टकराया वो आपतन बिंदु और लौट गया तो क्या हो गया, परिवर्तित किरण हो गया। आपको यही यहाँ पे समझना था। इसके बाद आप आगे आएंगे तो अभिलाम, अभिलाम हम किसको कहते हैं, जिस समतल किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अपरावर्तित कोण हम किसे कहते हैं या परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम। पहला नियम है बाबू कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है, तीनों एक ही समतल पर। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परिवर्तित किरण। देखो फिर से प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परिवर्तित किरण, ये तीनों किरणें जो होती है एक ही तल पर होता है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहते हैं। लेकिन दूसरा नियम प्रकाश के जो होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, इसको कोण आई बराबर कोण आर भी आप बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यहां समझना है कि प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें दर्पण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की इंग्लिश होता है इमेज। हम इमेज किसे कहते हैं, हम इमेज किसे कहते हैं, फोटो किसे कहते हैं बाबू, तो आपको समझना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब समझना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पे आगे और समझना है आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा ये था वास्तविक प्रतिबिंब ना जी। वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत के हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। आपको ध्यान रखना है कि जिसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक इसका विपरीत ये होता है। अब
आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं हम? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को बाबू पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये विशेषता हो गया यहाँ पे। अब आगे इसमें चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब अभी है। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने बिंब की विशेषता निम्नलिखित है। प्रतिबिंब जो बनता है उसका निम्नलिखित है। समतल दर्पण के बारे में समझते हैं पहले। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, जो पहला विशेषता आपके साथ है, कहता प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण जो आप घर में प्रयोग करते हैं उस दर्पण की हम बात कर रहे हैं। घर में जो हम ऐनक प्रयोग करते हैं उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। घर में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में हम लोग आज क्या समझेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? दर्पण के पीछे बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार क्या होती है? बराबर होती है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है, पीछे बनता है, बराबर बनता है। तीन कंडीशन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, पीछे बनता है और बराबर बनता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्व परिवर्तन के रूप से। कौन सा रूप से? ध्यान से देखने पर पार्श्व परिवर्तन के रूप में उल्टा बनता है। ऐसे उल्टा नहीं बनता है, पार्श्व परिवर्तन। अच्छा, उल्टा और सीधा में बड़ा फर्क है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन के हिसाब से उल्टा बनता है। फिर प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब वास्तविक होता है। इसका प्रतिबिंब जो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। अच्छा, आभासी बनता है इसमें। समतल दर्पण है ना, आभासी प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसीलिए इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब वस्तु जितना दूर पर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना दूर पर रहेगा। मतलब दूरी जो होता है वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। दूरी भी क्या होता है? बराबर होता है। दर्पण से जितना दूर पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब दर्पण को उतना ही क्या बनेगा? पीछे बनेगा। जैसे मान लें हम लोग ऐनक के सामने जाकर के घर में खड़ा होते हैं तो देखिए प्रतिबिंब ऐनक के तो आगे नहीं बनता है, ऐनक के पीछे बनता है। और ऐनक से हम जितना दूर पर खड़ा रहेंगे ऐनक से भी प्रतिबिंब हमारा उतना दूर पर पीछे रहता है। अब जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे से क्या होगा? प्रतिबिंब नजदीक होगा। और जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो आपसे समतल दर्पण में क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो भाई सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन सीधा हमेशा बनता है, उल्टा पार्श्व परिवर्तन के हिसाब से बनता है। आपको हम पार्श्व परिवर्तन बताएंगे कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? दाएं के चीज बाएं और बाएं के चीज दाएं। जैसे आईना के सामने हम खड़ा हो जाते हैं तो दाएं हाथ उठाएंगे तो उसमें बाएं हाथ उठेगा, बाएं हाथ उठाएंगे तो उसमें दाएं हाथ उठेगा। तो दाएं के चीज बाएं दिखाई देना, बाएं के चीज दाएं दिखाई देना, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना समतल दर्पण से। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं इसे देखना है। समतल दर्पण को सबसे पहले चेहरे में किया जाता है, सोलर कुकर में करते हैं, सूर्य के प्रकाश के बॉक्स को भीतर परिवर्तित करने में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग 3 जगह करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण के। और यहाँ पे सौर भट्टी रह जाएगा बाबू तो उसका दूसरे में प्रयोग होता है, सौर भट्टी। कंफ्यूजन यहाँ पे क्वेश्चन देता है, कितना लोग इसको अवतल मार के चलाता है कि सौर सेल में जो होता है ना सोलर कुकर में अवतल का प्रयोग होता है। नहीं, सोलर कुकर में समतल का प्रयोग होता है, सौर भट्टी में अवतल का प्रयोग होता है। इसमें सौर भट्टी में, तो इसका उपयोग हो गया। अब आगे चलिए आप गोलीय दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले आप दर्पण 2 प्रकार के होती है।
दर्पण दो प्रकार की होती है, एक होती है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण भी कई प्रकार के होती है, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है ना, फुटबॉल जो देखे ना, फुटबॉल फुटबॉल के जैसा एकदम होता है, गोल होता है लेकिन खोखला होता है, और वो कांच का, समझे नहीं कि एगो फुटबॉल लिए जो कांच के रहे, किसका रहे, कांच के, और कांच के रहेगा तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, पूरा एकदम गोल रहेगा इसे, ठीक है। और कांच के क्या करें ना कि काट देते हम बीच में फुटबॉल को, तो काट दिए तो एक तरफ तो ऐसे गाइड रहेगा, ऐसे रहेगा एकदम, काटिएगा तो ऐसे एकदम ऐसे रहेगा ना, पूरा इधर से उठा हुआ काटिएगा तो आधा एकदम चम्मच के जैसा। अगर मान ली कि बाहर से हम पेंट कर दिए, एगो के अंदर से पेंट कर दिए, ठीक है, एगो के बाहर से पेंट कर दिए, एगो के अंदर से पेंट कर दिए, तो बाहर से पेंट कर दिए तो अवतल दर्पण, बाहर से पेंट कर दिए तो, और अंदर से पेंट कर दिए तो उत्तल दर्पण। यहां पे समझिए आप। जैसे मान लिया जाए गोलीय दर्पण है और इसको क्या करें, ये गोल है अभी पूरा, और आधा हम इसको काट लेते हैं, आधा क्या करें, काट ले, आधा देखिए इसको हम काट लिए, और काट लेने के बाद क्या करें, इसको हम रजित कर दें, किधर, तो अंदर की ओर रजित कर दें। अगर अंदर की ओर रजित कर दिए बाबू, तो अंदर से हम पेंट कर दिए, अंदर से क्या किया हम, कांच के टुकड़ा के एगो पेंट कर दिए, तो पेंट कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ जो होगा इधर होगा। अच्छा, जिधर पेंट करेंगे उधर से लाइट नहीं मुड़ती है, जिधर से पेंट नहीं करेंगे उधर से लौटेगी, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह इधर हो जाएगा, परावर्तक परावर्तक सतह इधर से हो जाएगा, परावर्तक सतह इधर से, परावर्तक सतह किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको यह समझना है कि परावर्तक सतह इधर से हो गया, इसका इधर से तो पेंट कर दिए हम, परावर्तक सतह इधर से हो गया। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि जिसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ है, ये देखिए ना, ऐसे रहता जरा बोलते हैं उभरल, क्या बोलते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह उभरल है, परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश टकरा करके लौट रहे उसको बोलते हैं परावर्तक। एकदम शॉर्ट डिफिनेशन यही होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसको उत्तल, कौन दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धसल है, बाहर से कर दिए इसको, ठीक है। जिसका परावर्तक सतह देखिए कौन सी है, धसल, इधर से लाइट मार रहे हैं, तो जिसका परावर्तक सतह धसल है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह, उसको क्या बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उत्तल दर्पण। अब आगे चलिए यहां पर ही, अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पहले समझेंगे कि गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है बाबू, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में आप देखेंगे कि ये जो है केंद्र है, इसको हम केंद्र कहते हैं, ये केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, और ये देखिए ध्रुव हो गया, ध्रुव को हम पी बोलते हैं, और ये जो लाइन है जो केंद्र ध्रुव से होकर गुजरती है जो लाइन, उसको बोलते हैं हम प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं, या मुख अक्ष भी कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। और देखिए ध्रुव और केंद्र के बीच के दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों के बीच के में होता है फोकस, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए अगर रजित इधर से किया हुआ है बाहर से, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, अगर रजित बाहर से किया है तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा। तो यहां पे आगे आपको यह समझना है, जैसे यहां पे हम लेते हैं एक गोला,
ये गोला लिए और गोला को क्या किए हम अंदर की ओर राजित कर दिए। खोखला गोला लिए इधर से बाहर की ओर राजित कर दिए। तो ये प्रवर्तक पृष्ठ और ये परिवर्तक पृष्ठ के बीच जो व्यास बनता है उसको बोलते हैं द्वारक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। और इसका प्रवर्तक पृष्ठ इधर है बाहर की ओर, प्रवर्तक पृष्ठ। यहां प्रवर्तक पृष्ठ है, इधर देखिए इसको अंदर प्रवर्तक पृष्ठ है, इसका अंदर प्रवर्तक पृष्ठ है। ये हो गया केंद्र, और केंद्र से जो सीधा चल गया, ये देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसको पी बोलते हैं। दर्पण के मध्य को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब यहां से आगे समझते जाइए। अब तो वही कह रहा है कि हम ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे बाबू ये दर्पण होता है तो ध्रुव देखिए ये वाला कहलाता है। तो ये गोलीय दर्पण के मध्य हो गया, बीच में हो गया, तो ये मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम पी से सूचित करते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच को दूरी को, केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता हम त्रिज्या किसे कहते हैं? अच्छा, वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच को दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र जिस गोलीय दर्पण का गोले भाग बनाता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं। आगे चलना है आपको। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? जैसे मान ले जाए ये गोल है और ये है देखिए केंद्र और ये है ध्रुव। तो केंद्र से लेकर के ध्रुव के सीधा गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब अवतल दर्पण के फोकस किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण के हम फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परिवर्तन के बाद मिलती है। आने वाले किरणें परिवर्तन के बाद अवतल दर्पण में बाबू, अवतल दर्पण में क्या होता है? जैसे हम उदाहरण देते हैं, आप लोग के डायग्राम यहाँ पे देते हैं। देखिए ये हो गया दर्पण, इसको राजित कर देते हैं हम, बाहर की ओर राजित करते हैं, और इसको अंदर की ओर राजित करते हैं। और ये हो गया देखिए आपको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो भी बोलना है, ये हो गया ध्रुव पी सी। और देखिए प्रकाश की किरण किधर से आएगा? आप ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश के जो किरणें आएगी वह किधर से आएगी? तो प्रकाश की किरण बाबू, इसका प्रवर्तक पृष्ठ इधर है, तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधा आएगा ना जी, प्रकाश की किरण सीधा ऐसा आएगा। और ध्यान से देखेंगे तो ये दर्पण को हम हटा देते, खाली अवतल की बात करते हैं हम अभी। अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो देखिए ये इसको हम काट देते हैं अभी, इसको काट के, अच्छा ये ग्रीन करना है तब ना होगा, इसको काट दिए, हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे ये केंद्र हो गया आपको, और ये हो गया ध्रुव, इसका प्रवर्तक पृष्ठ इधर है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इधर से प्रकाश आया सीधा, यहाँ प्रकाश आएगा तो धसल है, तो ये तो टकरा के नहीं लौटेगा बाबू, जिधर धसल रहेगा उधर नहीं लौटेगा, तो प्रकाश यहाँ से टकरा करके सीधा लौटेगा। अगर मान ली कि इधर से आवेगा तो यहाँ आया, तो प्रकाश टकरा करके यहाँ से सीधे इन्हें भागेगा, भागेगा ना जी। यहाँ से ऐसे आया प्रकाश, तो ये टकरा करके सीधा इससे भागेगा। अगर मान ली कि यहाँ से ऐसे मारते हैं लाइट, तो टकरा करके इधर ऐसे भागेगा, भागेगा नहीं। तो ये देखिए जिस बिंदु पर प्रकाश टकरा रही है, जिस बिंदु पर प्रकाश आने के बाद लौटते समय, आने के बाद लौटते समय
वक्रता त्रिज्या के जिस बिंदु पर प्रकाश आकर टकरा रही है उसको अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। आया बात समझ में? अवतल दर्पण का फोकस फिर से देखिए, ये प्रकाश की किरणें तो आ रही है बाबू, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ रही। देखिए एक प्रकाश से किरण आया, यहां से आएगा तो भाई एने से धासल रहेगा तो लाइट एने बिगेगा। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें की लाइट उधर बिग देगा, कभी नहीं बिगेगा लाइट उधर। समझ में आया बात के? इसीलिए ना हाइड्रोजन में ऐसे करके मोड़ दो जाता है लाइट ताकि फैले। बॉल में देखते हैं ना जी, ये गाड़ी उड़ी के लाइट उट में देखते हैं कैसे बना जाता है शीशा के कांच के उसमें। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, ऐसे घुमा हो रहता है तो प्रवर्तक यहां से आएगा और देखिए किस टाइप से इधर भागेगा, फिर दूसरा लाइट आएगा और किधर भागेगा? ऊपर की ओर भागेगा, फिर यहां आएगा, इस प्रकार से ऐसे आते जाएगा। तो जहां पे टकरा गया वो क्या हो गया? फोकस हो गया। देखिए आपतित किरण परिवर्तित की बाद वक्रता त्रिज्या के जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण के फोकस कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के भी फोकस समझ लेते हैं। कौन दर्पण के? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के फोकस, ये देखिए क्या हो गया, इसको किधर रजित करें? अंदर की ओर, और इसका केंद्र यहां है, ये सीधा ऐसे चल जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो गया। अब इसमें देखिए कि लाइट कहां से टकराएगा बाबू, तो लाइट आप बड़े गौर से देखेंगे तो लाइट देखिए इसका प्रवर्तक सतह इधर, तो इधर से लाइट आएगा, इधर से लाइट आएगा ना जी, तो ऊपर बिगेगा लाइट। किधर बिगेगा? ऊपर बिगेगा, ऐसे बिगेगा, बिगेगा नहीं? तो ऐसे बिगेगा तो 21 के समांतर आ रहा है, इधर के समांतर आ रहा है, सीधे आ रहा है नहीं? ये लाइट ऐसे आएगा तो बिगेगा ऐसे, 21 के समांतर जा रहा है, इसके समांतर आ रहा है। आ रहा बात समझ में? ये लाइट आएगा तो बिगेगा इसको इधर, लेकिन ये किसके समांतर जा रहा है? इसके समांतर जा रहा है। यहाँ लाइट आएगा तो बिगेगा ऊपर की ओर, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए लाइट किसके समांतर जा रहा है? इसके समांतर जाना चाहिए था, आना चाहिए इधर, लेकिन ये अति किया हुआ है, क्या चीज? रजित किया हुआ है, जिसकी वजह से इसमें आर पार नहीं हो रहा है। तो इसका फोकस देखिए यहाँ पे बन रहा है, इसका फोकस किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो वही चीज आपको समझा रहे थे हम यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस किसको कहते हैं बाबू? तो किसी अवतल दर्पण की फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मिलती है उसको कहा अवतल दर्पण की फोकस। और उत्तल दर्पण की फोकस मुख अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद आती हुई, परिवर्तन के बाद भी आती हुई मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? अवतल। अब फोकस दर्पण, फोकस किसको कहते हैं? फोकस दूरी तो ध्रुव से लेकर के, किसी से? ध्रुव से लेकर के, देखिए चलिए देखिए आगे यहाँ पे कि यदि दर्पण की दाईं ओर, दर्पण की दाईं ओर जो दूरी होती है वह धनात्मक होती है, और दर्पण की बाईं ओर दूरी पूछेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऊपर की ओर तो आपको धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। उसी प्रकार हम आएंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो दूरी होती है वह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। जबकि अवतल दर्पण में जो दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी यह सब दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक। आपसे पूछेगा कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद आगे आप आइए, अवतल दर्पण हम किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसी हुई है। जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई, जैसे मान लिया जाए ऐसे धंसी हुई, उसको क्या बोलते हैं हम? अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह धंसी हुई उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो हजामत के रूप में, जैसे दाढ़ी उड़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, रोगियों के कान, नाक, गले, दांत इत्यादि छोटे छोटे चीजों को देखने में और सौर भट्टियों में भी करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बाबू अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं?
तो अवतल दर्पण को सबसे पहले तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सैलून में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। गाड़ी की जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण, जबकि पीछे की चीजों के देखने के लिए उत्तल दर्पण। ठीक है। साइड मिरर, साइड वाला जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण। तथा सर्च लाइट में भी कौन दर्पण? अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग भी किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और सौर भट्टी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग। अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और कब बनता है, इसके बारे में समझना है। देखिए, बाहर की ओर रजित कर देंगे, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये दर्पण जो कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। इस प्रकार से देखिए प्रधान अक्ष हो गया, तो वही कह रहा है, अगर हम देखिए धुर हो गया, धुर हो गया, तो वही कह रहा है, यहाँ शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि यदि वस्तु को धुर पे रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए? धुर पे रखा जाए, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो धुर पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अगर अवतल दर्पण में वस्तु को धुर पे रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगी? धुर पे बनेगी। आभासी बनेगी, सीधा बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगी। अगर मान ले जाए फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, फोकस और ध्रुव के कहा बीच में रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच, इधर कहीं पे हम रख देते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहां बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। अगर हम फोकस पर रखेंगे तो जाके कहां बनेगा? अनंत पे। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा? अनंत, केंद्र अनंत के बीच। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर हम केंद्र पे रखेंगे तो केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगर केंद्र के और अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस तथा केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा और क्या बनेगा? छोटा। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो ज्यादातर बड़ा बनती है, ठीक है, बराबर बनती है, और वस्तु से थोड़ा छोटा भी बनती है कहीं कहीं। जबकि उत्तल दर्पण में हम आते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो हम लोग किस चीज में करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग, इसीलिए एम्बुलेंस होता है उल्टा लिखा हो रहता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को हम धूर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब धूर पे, आभासी और सीधा और बराबर बनेगा, ठीक है। अनंत के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे धूर तथा फोकस के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा। ये ज्यादातर कंफ्यूजन बहुत करता है। विस्तार से आप जब पढ़े होंगे क्लास में, उसका भी थोड़ा सा किताब देख लेना डायग्राम के, क्योंकि इसको डायग्राम बताएंगे ना तो यही हो जाएगा 2 घंटा का, 2.5 घंटा का क्लास। खाली अवतल उत्तल का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सीधा हम क्या याद रखते हैं? से देखिए, अवतल उत्तल के लिए हम ये याद रखते हैं बाबू कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, कभी बराबर बनता है। ज्यादातर पूछेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन बड़ा कब बनेगा, बराबर कब बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए आप। देखिए, बराबर किसके दरमियान बनता है और बराबर देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वस्तु से बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और कभी कभी छोटा भी बनता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में आप आ जाएंगे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब खाली आभासी बनता है। क्या बनता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल उत्तल दोनों में बनता है, लेकिन उत्तल में खाली आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में अब दोनों बनता है, आभासी और काल्पनिक, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसमें खाली आपको ये रखना है सीधा बनता है। इसको विस्तार कर देते हैं, हमको लगता है थोड़ा, रुको।
ये बार बार कंफ्यूजन एग्जाम में भी फंसाते रहेगा। यहां समझिए उत्तल और एगो समझिए अवतल। उत्तल में जो ना प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, आभासी सीधा पूछेगा बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब सीधा एकदम याद रख लीजिए, रट लीजिए इसको, आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा किस में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में कहे तो आपको वास्तविक भी बोलना है, आभासी भी बोलना है, और हम बताएं कि जरा में आभासी बनता है और हमें सीधा बनता है, लेकिन जरा में वास्तविक बनता है उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आभासी भी बन रहा है तो क्या बनेगा, सीधा भी बनेगा। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और एक बार वस्तु के बराबर भी बनता है। आपको यहां समझना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार के बस साइड, इस सब के क्या चीज, साइड मिरर के रूप में होता है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका है आज, आवर्धन हम किसे कहते हैं। ठीक है, आवर्धन हम किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे मान ली फोटो कितना ऊंचा है और वस्तु कितना ऊंचा, जैसे मान ले जाए कि ये वस्तु है और इसका दर्पण में जो फोटो बन रहा है, तो ये वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, किस इंगित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद जो आएगा आपका सेकेंड पार्ट आएगा, वो क्या आएगा, प्रकाश के अपवर्तन के महासंग्राम 2, ये महासंग्राम 1 है। ठीक है।